नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। दरअसल देहरादून और हरिद्वार के बीच 3 अंडरपास को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट कर मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। तो उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। यानी कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार कड़े नियम इसको लेकर बनाने जा रही है ताकि बेरोक टोक जमीनी प्रदेश में ना खरीदी जाए। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। के हित में, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो जमीनें हैं पहले बेरोक टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। ये कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुमोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य आएगी, अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। ये निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। क्या अभी तक जो बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद रहे थे, विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या इन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? इसका मतलब आज तक इन्होंने उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सत्यापन नहीं किया। जो आए वो खरीद ले। भाजपा उनका भी तो सत्यापन करे जिनको इन्होंने वो दी है, अभी तक जमीन दी है, दान में दी है, कुछ दिया है, उसका भी कम से कम पार्टी को सत्यापन करना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्लॉक से लेकर जिला और कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज तक तो वो सनातनी थे नहीं, लेकिन कम से कम बीजेपी ने उन्हें सनातनी बनाना शुरू तो कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सियार को शेर की खाल पहनना दो तो भी वो सियार ही रहेगा। देखिए, कांग्रेस को सुबुद्धि आई है। पहले उन्होंने भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया, अब उनके जो भक्त हैं हनुमान जी, बजरंगबली जी, उनका नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। कर्नाटक में तो उन्होंने कह दिया कि जो बजरंगबली हैं उनको सब बंद कर देंगे, उनको बैठा देंगे, जेलों के अंदर डाल देंगे। और यहाँ जो है हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस दोहरे चरित्र में कम से कम सनातन भूमि में कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। आज तक तो सनातनी थे नहीं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातनी बनाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, जो ये जताने की हर बात में कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म उनके बाप की बपौती है,
जब असली में धर्म की बात आती है वो गायब हो जाते हैं। जोशीमठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का फल है। चारधाम यात्रा जिससे उत्तराखंड के चारों धामों की पूजा अर्चना होती है, पूरे दुनिया से लोग माँ गंगा की, माँ यमुना की, बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं, उसकी यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिस सरकार पे है, उसके दोनों महत्वपूर्ण मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर भी और स्वास्थ्य मंत्री भी गायब रहते। एक चुनावों में रहता कर्नाटका, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है बीजेपी का, लेकिन उत्तराखंड की जिससे पहचान होती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। और दिल्ली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के शिष्टमंडल प्रदेश संगठन संवैनिक जोत सिंह विष्ट के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पहलवान बेटियों से मुलाकात की। शिष्टमंडल द्वारा सबसे पहले धरने पर बैठी बेटियों को गंगोत्री से लाया गया मां भागीरथी का पवित्र जल भेंट किया गया। उसके बाद जोत सिंह बिष्ट द्वारा अपने संबोधन में बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन की घोषणा की गई। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा जो अगला चरण होगा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के हर जिला मुख्यालय पर हर देश की वो बेटियां जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मजबूत इच्छा का भी आप जगह पर हार्दिक अभिनंदन। अल्मोड़ा स्थित श्री कल्याणिका आश्रम पहुंचकर सीएम धामी ने कन्या पूजन किया। सीएम धामी ने कन्या पूजन करके, आपको बता दें, आशीर्वाद लिया छोटी छोटी बच्चियों से। और सुबह का वो वक्त था, तकरीबन 11 से 12 बजे का वो वक्त था जब वो अल्मोड़ा के इस आश्रम में पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर में जाके कन्या पूजन किया, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। इससे पहले उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ वहां पे पूजा भी की थी, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। अल्मोड़ा का ये पूरी तस्वीर है जो आपके साथ साझा करें। सीएम धामी ने इस पूजा के बाद कन्या पूजन भी किया, जिसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्या पूजन करके छोटी छोटी बच्चियों से सीएम धामी ने आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीरें अल्मोड़ा की है, जहां से आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देहरादून की डीएम डॉक्टर सोनिका ने जिले में लैंड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसी संबंध में शिविर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। तो वहीं जिला प्रशासन ने भूमि क्रय विक्रय करने से पहले सावधानी बरतने के मामले में एडवाइजरी जारी की। अधिकतर मामले हमारे पास जनता दर्शन में जो आते हैं वो ये आते हैं कि उनको धोखे में रखकर विक्रय पत्र संपादित करा लिए गए। कई बार ये आता है कि ज़मीन बंधक थी लेकिन ये तथ्य छुपाया गया। कई बार ये आता है कि उनके खाते में ज़मीन नहीं थी, क्षेत्रफल से अधिक विक्रय हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि जो 12 साल में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको कंपलसरी है अपनी खतौनी में लिखना कि ये ज़मीन कहाँ से आई है, ताकि फ्रॉड ना हो, बंधक संपत्ति ना बिके। इसके लिए sarsaid.org.in से नील सर्च रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, ये ज़मीन कहीं बंधक नहीं है। और खाते से अधिक बिक्री ना हो, इसके लिए हम खतौनियों में अंश निर्धारण कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने खाते से अधिक, अपने शेयर से अधिक कोई भी ज़मीन का क्रय विक्रय ना कर सके। इस और अगले कुछ समय में हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये सारी प्रोसेस हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करेंगे, तो जो इम्पर्सोनेशन होता है उसकी भी गुंजाइश। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री की तरफ से जिला चंपावत में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सभी घोषणाओं के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं अब इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा है कि सिर्फ चंपावत में ही नहीं बल्कि सभी विधानसभाओं में तय समय पर कार्य किए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इसे पक्षपात बताया।
देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में हर बार ये बात कही है और एक सचिव में नियुक्त करने की बात कही थी उन्होंने चिंतन शिविर के बाद कि हर विधानसभा में एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और एक ये तय किया जाएगा कि उस रिपोर्ट कार्ड के तहत जो भी कार्य है वो उस तय सीमा के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक सिर्फ एक चंपावत ही नहीं, हर विधानसभा में उन्होंने ये कह रखा है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कार्य कितना हुआ है और कितने हद तक उस कार्य को धरातल पर उतारा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और चंपावत के अलावा सभी विधानसभाओं में इस कार्य को किया जा रहा है। इसको मैं पक्षपातपूर्ण रवैये के रूप में देखती हूँ। केवल चंपावत के विधायक नहीं है पुष्कर सिंह धामी, इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस सूबे की हर विधानसभा में विकास कार्य की वही गति होनी चाहिए जो चंपावत में हो, तब तो कोई बात है। लेकिन अगर अपना और पराया इस तरह से करेंगे कि अपनी विधानसभाओं में विकास करेंगे और विपक्षी दल के नेता जहां के विधायक हैं वहां विकास की आप सुध भी नहीं लेंगे। और मुख्य सचिव ने भी यदि ऐसा कहा है, यदि इसमें सत्यता है कि चंपावत के कार्यों की बार बार समीक्षा होगी और एक टारगेट रखा जाएगा, टारगेट बेस्ड विकास कार्य होंगे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी पूरे सूबे की होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में उसके नजदीकी क्षेत्रों से गंदा सीवेज लाइन का पानी टपकेश्वर नदी में मिलने के संबंध में कैंट क्षेत्र और जल निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द ही समस्या के निदान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैसे मेरी कार्यक्रम की शैली मैंने तुरंत जीओसी सवेरिया, सीओ कैंट व जल निगम के अधिकारियों को बुलाया और तुरंत उसका समाधान करने के लिए मैंने कहा है। मुझे बताया गया है कि वहां पर स्टीम प्लांट के लिए करीब 6 बीघा जमीन चाहिए और कोई प्राइवेट व्यक्ति की जो जमीन है, और ये बताया गया कि हम जिनकी वार्ता कर रहे जमीन देने को तैयार है। जैसे ही जमीन का हस्तांतरण होगा हम उस काम को शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और वहां पर शुद्ध जल मिले, शुद्ध वातावरण मिले, ये मेरी प्राथमिकता हुई। इन सारे विषयों पर अधिकार से बातचीत की और उसके पौष्टिक प्रणाली आपको दिखाई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अधिकारियों की तरफ से मनमाने तरीके से स्मार्ट सिटी के काम किए जा रहे हैं, जिसमें बनाए गए स्मार्ट सिटी के मूल प्रस्ताव को भी अधिकारियों की तरफ से परिवर्तित कर दिया गया है। मैं इसी बात से जोड़ के बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैं मेयर था उस समय, धरातल पे आया था, उसमें शुरू हुआ था और हम लोगों ने बड़े प्रयास पूर्वक उसको स्मार्ट सिटी योजना में देहरादून को जोड़ा था। लेकिन उसके बाद से ये सारा प्रोजेक्ट अधिकारियों के हाथ में चला गया। जिस प्रोजेक्ट पर नगर निगम बोर्ड ने सहमति दी थी, अगर आप उस प्रोजेक्ट पर आज के इनके जो कार्य हैं उनको मिलाएंगे तो कहीं भी समानता नहीं है। वो समय समय पर चीज़ें बदलती चली गई, अधिकारी मनमानी करते चले गए। इसकी मॉनिटरिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हुई और वो सारे प्रोजेक्ट जिनको हम लाना चाहते थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, आज जो जहाँ तहाँ खड़े हैं। नहीं, आशीष श्रीवास्तव उस समय देख रहे थे उसको, लेकिन इन्होंने जबरन उसको बनाया। आज हालात वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय से भी बाहर उसकी बिल्डिंग आई हुई है, जहाँ एक तरफ सड़कों को चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ शहर को हम आड़त बाजार भी चौड़ा करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, हमने चक्रोता रोड तोड़ा। वहाँ आप खुद ही एक अथॉरिटी होकर कंजेशन पैदा कर रहे हैं। और वो भी जब इन्होंने बिल्डिंग बनाई, मैंने एक सवाल और किया इनसे, उसमें इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी। आप एक छोटी सी दुकान बनाते हैं, एमडीडी तुरंत नोटिस लेके पहुंच जाता है, आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका एफआईआर कहाँ है? और देहरादून के एक निजी स्कूल में एक बार फिर से मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर छात्रों से फाइन वसूलना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अभिभावकों का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी वो 100वां एपिसोड था और सभी भारतवासियों में इसके लिए उत्साह था। और गाइडलाइन जो जारी हुई थी वो स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन थी, लेकिन स्कूलों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन हो जाता है या वो स्कूल नहीं आता है तो उसको फाइन या इस दंड का प्रावधान नहीं था।
लेकिन अभी देखने में आया है कि JRD एकेडमी ने अपने स्कूल का जो ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि जो बच्चे ऑफलाइन हो गए थे या नहीं आए थे तो वो 100 रुपये फाइन दें या फिर मेडिकल लेकर आएँ। यानी कि अभिभावक डर गया कि अगर मैं मेडिकल बनवाने जाता हूँ तो उसे 500 रुपये कम से कम डॉक्टर लेगा और बड़ा 100 रुपये देकर अपनी जान बचा जाती है। तो ये एक मैसेज संदेश मेरे पास तक भी पहुंचा और मैंने उसके लिए पेरेंट्स से जानकारी की, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के हैरेसमेंट के लिए डरता है। तो पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं किया, आपत्ति नहीं उठाई कि भाई ठीक है हमारे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इस पर आवाज़ तो होनी चाहिए। मैंने उस मामले को तुरंत लेकर CEO जो यहाँ पर हैं हमारे, उनको एक एप्लीकेशन दी कि इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आ रहा है और इस पर संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल को नोटिस जारी कर दिया। और अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट में चल रही सुनवाई काफी अहम रही। केस से जुड़े अहम गवाह विवेक आर्य ने कोर्ट में दिए अपने बयानों में कहा कि अंकिता के साथ सौरभ भास्कर ने रेप करने की कोशिश की थी। गवाह ने बयान दर्ज कराए कि सौरभ ने अंकिता की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर वंतरा रिजॉर्ट के कमरे में उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये बात की जानकारी खुद अंकिता ने उसे फोन पर बताई थी। जो अहम गवाह विवेक आर्य कोर्ट में आया था और उसने अपनी गवाही में ये कहा कि अंकिता ने मुझे फ़ोन में यह बात बताई थी कि सौरभ भास्कर ने कोल्ड ड्रिंक में मुझे शराब मिला के वंतरा रिसोर्ट के कमरे में मेरे से बलात्कार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसने ये भी अपने बयानों में कहा कि पुटकित आर्य भी उसका दैहिक शोषण करने का प्रयास करता था। और चारधाम यात्रा से पहले धाम यमुनोत्री में भी बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही थी। हालांकि यह यात्रा व्यवस्था नहीं रोकी गई, यात्रा सुचारू रही, तो वही समस्याओं के निदान को लेकर स्थानीय विधायक ने कहा है कि जानकी चट्टी में SDM तैनात है और यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जब यात्रा ही शुरू हुई थी तभी हमने प्रशासन को निर्देशित कर दिया था कि भाई यात्रियों को अनावश्यक रूप से किसी तरह की परेशानी ना हो, और वो जिला पंचायत के द्वारा खासकर यमुनोत्री में थोड़ा बहुत यात्रियों को सुनने में आ रहा है कि जो श्रमिक हैं वो परेशान कर रहे हैं, घोड़े खच्चर वाले। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनको बिल्कुल SDM साहब वहीं पे रात दिन निगरानी कर रहे हैं और जो जहाँ पे भी और DM हिमांशु खुराना ने श्रद्धालु बनकर गोपनीय रूप से बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने बद्रीनाथ धाम में नवीन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत टोकन लेकर कर दर्शन की और व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा साइनेज, बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सहज, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए SDRF की टीमें संवेदनशील स्थानों पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। यात्रा शुरू होने के बाद SDRF की तरफ से जहां एक तरफ अस्वस्थ, अक्षम, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं को दर्शन कराने में सहयोग किया जा रहा है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 4 मई को लिंचोली से आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से अधिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो वही SDRF ने फौरन कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध मार्गों को खोलना शुरू किया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ को काट काट कर हटाया गया और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रास्ता खोला गया। तो सिविल बार एसोसिएशन की ओर से बार सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी के लक्सर में तैनाती मिलने के बाद स्वागत समारोह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बार अध्यक्ष आनंद उपाध्याय ने की और उन्होंने बताया कि सभी अधिवक्ताओं को चाहिए कि वह न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का सहयोग करे। वही कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट संदीप सिंह चौधरी ने किया। नए ADJ महोदय आए हैं। हम लोगों ने परिपाटी के अनुसार उनका आगमन पर उनका स्वागत किया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है
जो जिनका ट्रांसफ़र होता है उनकी विदाई समारोह होता है और जो आते हैं उनका स्वागत समारोह होता है। तो हमारे एडीजे महोदय आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उनसे एक न्याय को एक अच्छा न्याय की हम उम्मीद करते हैं और सभी लोग उनका अधिवक्तागण भी एक तत्पर रहेंगे वादकारी को न्याय दिलाने के लिए और हम उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। का स्वागत कार्यक्रम था क्योंकि कई दिन से बरसात हो रही थी, इसलिए स्वागत नहीं कर पाए थे। आज उनका स्वागत किया गया और सभी को ये कहा गया कि जो हमारे न्याय अधिकारी हैं उनका आप सम्मान करें और न्याय दिलाने में जो क्षेत्र की जनता है सब अधिवक्ता उनका सहयोग करें और जो अच्छा न्याय है वो हमारे डीए साहब और सभी अधिकारी देंगे सभी। लक्सर के केशव नगर पूर्वी मोहल्ले में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने लगभग 30 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। बता दें, लक्सर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में बिजली पानी आदि की सुविधाएं नहीं है और इसे लेकर वार्ड संख्या 11 की नई कॉलोनियों के लोगों ने सभासद चौधरी विकास खटाना को पत्र देकर कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने की मांग की थी। इसके लिए पिछले दिनों बोर्ड में इसका प्रस्ताव भी पास हो गया था। अब कॉलोनी वालों को पीने के पानी की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। इस क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जो लगभग 25 लाख का एक एस्टिमेट है, उससे वार्ड नंबर 11 में 2396 मीटर की एक पाइपलाइन हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए बिछाई जा रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और कई बार लोग मांग भी कर रहे थे कि यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत है, तो उस समस्या का निदान होगा। इसके लिए पुनः ईओ साहब और हमारे अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत बधाई। 15 वित्त आयोग के जो हमारी धनराशि है उससे हमने बहुत लोगों की डिमांड के 11 नंबर वार्ड लोगों की बड़ी डिमांड थी पानी की, क्योंकि हमारे पास एक जो पानी की पाइपलाइन कुछ तक जगह जगह नहीं थी। तो इस बार हमने एसडीएम आवास से शुरू करके अपनी जो सीमा है नगर पालिका की वहाँ तक आज हमने 25 लाख समथिंग का ये हमारा आज शुरुआत हुई है पाइपलाइन की। और मैं चाहता हूँ कि पूरे ही नगर में, वैसे तो हमने काफ़ी लाइनें डाल दी पानी की, पर जो और बची हैं और भी दूसरा हम टेंडर लगाने जा रहे हैं, उसकी भी हम शुरुआत जल्दी ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे नगर को हम अच्छा और पर्याप्त जल की सुविधा देंगे। नंबर 11 हमारा एक ऐसा वार्ड है जहाँ काफ़ी वाटर सप्लाई की समस्या है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है, कई घरों में कनेक्शन नहीं है। उसी के दृष्टिगत इसको चुना गया और इसमें कुल 24,55,686 रुपये की लागत से 2396 मीटर की पाइपलाइन जो है नगर पालिका द्वारा 15 वित्त आयोग की टाइड ग्रांट मद के अंतर्गत ये कार्य हम कराया जा रहा है, जिसकी समय सीमा है कुल 45 दिन, जिसके अंदर हमें कार्य पूर्ण करना है। और इसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जल संस्थान और उनके एक्शन साहब का, जो हमें इसमें तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के कार्य के बाद अब बोर्ड परीक्षा फल घोषित करने की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मई के आखिर में घोषित करने की तैयारियों में जुटा है। गौरतलब है कि इस बार हाई स्कूल में जहां 1,32,115 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, तो वहीं 12वीं में 1,27,324 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली थी, जिसमें 10वीं और 12वीं में 1253 परीक्षा केंद्र में कुल 2,57,000 छात्राओं ने परीक्षा दिया था। जो है परिषदीय परीक्षाओं का मूल्यांकन यथा समय पूर्ण किया जा चुका है। उससे संदर्भित डाटा जो है वो परिषद कार्यालय को प्राप्त हो गया है। उसे डाटा चेक किया जा रहा है और हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि इस माह के अंत तक जो है हम यथासंभव जो है परीक्षाफल को घोषित कर देंगे।
और बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। ये बैसाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। बता दें कि राजधानी देहरादून में भी बुद्ध पूर्णिमा की धूम खूब देखने को मिली। भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु भगवान बुद्ध की मूर्ति पर भोग लगाते हुए भी दिखाई दिए। बुद्ध पूर्णिमा यानी भगवान विष्णु का धरती पर भगवान बुद्ध रूप में अवतरण का दिन। कड़ी सुरक्षा के बीच बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगर हरिद्वार में चल रहा है। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कुंभ नगरी में आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरकी-पैड़ी में पहुंचकर गंगा स्नान करना शुरू कर दिए हैं और तब से यह सिलसिला निरंतर जारी है। और हल्द्वानी से यात्रियों को लेकर रामनगर आ रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस की भिड़ंत रामनगर हल्द्वानी नए बाईपास पुल के पास सामने आ रही पिकअप वाहन से हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं दोनों वाहनों की भिड़ंत के बाद रोडवेज की बस पैराफिट तोड़कर काफी नीचे गिर गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर मौके से गुजर रहे लोग पुल से नीचे पहुंचे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी रही है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।